नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति, इस देश का कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर विरोधियों का दमन भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। अगर यह मामला इतना ही गंभीर था तो इसके पर पहले भी कार्रवाई की जा सकती थी। आज कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ या किसी राजनीतिक दल के संयोजक के खिलाफ कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य पहले सामने रखना चाहिए। अगर आपके पास इतने साक्ष्य हैं कि आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लें तो साक्ष्य न्यायालय को भी पता होना चाहिए। यह कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और निश्चित रूप से चुनाव के मौके पर तो इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से विपक्षी दलों को हतोत्साहित, कमजोर करने या उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश के तहत ही आएगा। हम सभी ने इमरजेंसी देखी 1975 में। 1975 में इस देश के तमाम विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद 19 महीने के बाद 1977 में चुनाव की घोषणा होती है। जो नेता गिरफ्तार किए गए थे उन्हीं नेताओं को छोड़ दिया गया। उन नेताओं के खिलाफ भी आरोप थे, आपराधिक आरोप लगाए गए थे। ऐसा तो था नहीं कि केवल उनको यूं ही पकड़ कर बंद कर दिया गया था। यूं ही आप बंद कर नहीं सकते किसी को। उनको भी आप अदालती कार्रवाई के नाम पर डिटेन कर सकते थे, लेकिन नहीं। तत्कालीन लोगों ने, जो इस देश के हुकूमत में थे, उन्होंने सभी नेताओं को छोड़ा कि आप चुनाव लड़िए। आज तो एकदम अलग स्थिति हो गई है कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं जो केंद्रीय सत्तारूढ़ दल को एक बड़ी चुनौती देता हुआ दिख रहा है। न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं, आप ईडी के पीएमएलए कानून के तहत जो लोगों की गिरफ्तारियां ईडी कर रहा है वो तो इसीलिए कर रहा है। अब तक का यह जितने घटनाक्रम है कि लोगों को अदालतों से जमानत न मिलने पावे। और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी भी की कि इसका जो एक नियम यह है कि ट्रायल होने तक जमानत नहीं मिल सकती है, ये कानून है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ट्रायल होने नहीं देना चाहते, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते जाते हैं और ट्रायल शुरू नहीं होता। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अपनी टिप्पणी में कि आप इस आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। तो ये एक निजी आजादी का भी सवाल है, निजी स्वतंत्रता का भी सवाल है। किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही, अब जब महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया आपने, आप उनको जांच के लिए बुलाना शुरू कर दिए। इतने दिन तक आपको नहीं याद आया कब आपने उनकी सदस्यता आपने खत्म की, उसके बाद आपने जांच शुरू की। अब पता चला कि आप ईडी उनको जांच के लिए बुला रही है। तो चुनाव कौन लड़ेगा और कैसे लड़ेगा? ये लेवल प्ले ग्राउंड कैसे माना जा सकता है? और निश्चित रूप से जो अगर ईडी को न्यायालय ने नोटिस जारी किया और उससे उन वजहों को जानना चाहेगा कि आप क्यों अरविंद केजरीवाल को रखना चाहते हैं। जी। निश्चित रूप से कोई वजह नहीं है आपके पास। आप जिन लोगों के बयान के ऊपर अरविंद केजरीवाल को आप जेल में रखे हुए हैं उनको तरह तरह की सुविधा दे चुके हैं। अगर शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर ही आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताना चाहते हैं तो शरद चंद्र रेड्डी को भी आपने कितने सहूलियतें दी और कितने सहूलियतें आपने प्राप्त की उनसे। यह तो आप इन ब्लैक एंड व्हाइट है, सबके सामने है। अब इसका साक्ष्य है कि आप उनकी कंपनी पर रेड डालिए और उसके बाद चुनावी चंदा लीजिए, फिर जमानत का विरोध मत कीजिए, पीठ दर्द के नाम पर वो अदालत में जाएं और आप उसका विरोध मत कीजिए और उनको बाहर कर दीजिए। उससे बयान लेकर के आप किसी को जेल में डाल दीजिए। ये तो और कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है और यह कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि इसको स्वीकार किया जाएगा। और यह जो कार्रवाई की, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी की बड़ी राजनीतिक भूल मानता हूं। जो मैं हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई झारखंड में तो निश्चित रूप से वो भी एक गंभीर बात थी, लेकिन और उसको गंभीरता से उस राज्य के लोगों ने लिया भी, आदिवासी इलाकों में लोगों ने लिया, लेकिन वो चर्चा उतनी नहीं हो पाई जितनी चर्चा अरविंद केजरीवाल को लेकर के है, लगातार बनी हुई है। क्योंकि वो दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली राज्य देश की राजधानी में है और वहां पर लगातार इस तरह गतिविधियां बनी हुई हैं। विदेशी जर्मनी और यूएस की सरकारों तक ने इस पर टिप्पणी कर दी।
जर्मनी के राजदूत को बुला करके आपको अपना प्रतिरोध व्यक्त करना पड़ा। तो और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर है, और इस घटना ने कम से कम इंडिया दल समूह को और मजबूत कर दिया। 31 तारीख को जो एक बड़ी सभा रैली आहूत करने का निर्णय लिया इंडिया दल समूह ने, मुझे लगता है कि बड़ा साहसिक निर्णय और एकदम चुनाव के मौके पर होने वाले एक आवश्यक इस तरह का निर्णय था वो। और यह पूरा का पूरा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोगों की व्यक्तिगत आजादी में विश्वास रखते हैं, वह इस किसी भी घटना के पक्ष में से नहीं हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की तमाम राजनीति से हम और आपस सहमत हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है वह कहीं से भी लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के अनुकूल नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से संज्ञान लिया तो निश्चित रूप से ईडी को झटका लगेगा। जी, ईडी ने जो तरीका अपनाया है ये माना जाए, इसको न्यायालय भी समझ रहा है और आम जनता भी समझ रही है। अगर दिल्ली के सड़कों पर जो लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन पूरे लगभग देश के सभी राज्यों में जो प्रदर्शन हुए, ये क्या आपको इस कार्रवाई के खिलाफ जन आक्रोश का प्रदर्शन नहीं नजर आता? न्यायालयों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ईडी की कार्रवाई को लेकर कि आप ट्रायल नहीं होने देंगे, चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे और लंबे समय तक किसी को जेल में रखेंगे, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत लोग की गिरफ्तारी को आप लंबे समय तक नहीं रोक सकते। स्वाभाविक तौर से स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लें, आप चार्जशीट दाखिल न करें, अपनी जांच पूरी न करें, लोग सालों साल जेल में पड़े रहें, इसको अदालतें कब तक बर्दाश्त कर सकती है और क्यों बर्दाश्त करेंगी? निश्चित रूप से पीएमएलए कानून के तहत इस तरह का प्रावधान, बड़े कड़े प्रावधान है, ठीक है, लेकिन ये एक तो एक तरफा कार्रवाई जी, जो सरकार के खिलाफ होंगे खिलाफ कार्रवाई, जो सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ चल रहे कार्रवाइयों को बंद कर देना, ये किसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? न्यायालय कैसे स्वीकार कर लेगा? आम जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? और जो हम लोग हमारे दर्शक जो बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला कोई सामान्य बॉन्ड, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वो। ईडी क्यों नहीं जांच करती है? ईडी उनके बारे में क्यों नहीं पूछती कि जो कंपनियां, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जो कि उनकी दवाएं, जो उनका उत्पाद था वो टेस्ट में फेल हो गया और उन्होंने सत्तारूढ़ दल को करोड़ों करोड़ रुपए चंदा दे दिए और उसके बाद उनका जो उत्पाद था उसको सर्टिफाई कर दिया गया। ऐसी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, या ऐसी कंपनियां जिनकी कुल पूंजी उतनी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने चंदा दे दिया, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आखिर पैसा के पास आया कहां से? क्या सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है? जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, शरद चंद्र रेड्डी तो अगर शराब की नीतियों को लेकर कोई लाभान्वित होने वाला व्यक्ति है, उसमें शरद चंद्र रेड्डी भी है। उनके बयान को लेकर के आप अरविंद के एक मुख्यमंत्री को आप आरोपी बनाते हैं और उन्हीं से चंदा लेकर के आप उनको बख्श कर देते हैं। कोई चार्जशीट नहीं, वो जमानत पे जमानत देते हैं। जमानत तो चले न्यायालय देती है, लेकिन जमानत का विरोध नहीं करते जी। सवाल इस बात का है कि आप न्यायालय में खड़े होकर के विरोध करते हैं। आप तो अरविंद केजरीवाल के जो जमानत की अपील है उसका तो विरोध कर रहे हैं आप, और शरद चंद्र रेड्डी का जमानत का विरोध नहीं करते। और एक सामान्य सा वो मेडिकल ग्राउंड लेते हैं कि साहब हमारे पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द होने के इसका उपचार जेल में नहीं हो सकता। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी दलों के जो टारगेट करने की कोशिश है सत्तारूढ़ दल की, वह पूरा का पूरा अभियान कमजोर होता है, खासतौर से इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला सामने आने के बाद या एक तरफा कार्रवाई के बाद, कि किसी भी सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए व्यक्ति के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते और जो विपक्षी दल है उनको आप टारगेट कर। जनार्दन रेड्डी, क्या क्या नहीं बोला गया है जनार्दन रेड्डी के बारे में, कोल खदानों को लेकर के, और आज आप जनार्दन रेड्डी आपके पार्टी में शामिल हो गए, किसी को कोई इतराज नहीं है। किसने क्या नहीं कहा है जनार्दन रेड्डी को लेकर? अब उनकी पूरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में विलय होगी। फिर आपका भ्रष्टाचार की मुहिम कहां चली गई? आपने नवीन जिंदल का उल्लेख किया, नवीन जिंदल को ही सीआईडी ने नोटिस दिया रखा है इसी कोयला घोटाले को लेकर के।
और आप नोटिस देते हैं, उनके बाद अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और फिर आप उनको चुनाव में उम्मीदवार बना देते हैं। तो ये जो पूरा का प्रकरण है, इसका राजनीतिक नुकसान भी है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है कि लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से विरोधी दलों का उत्पीड़न या उनको टारगेट किए जाने की किसी भी सरकारी कोशिश के पक्ष में आम जनता कभी नहीं खड़ी हुई है जी। आपको विपक्षियों को भी मौका देना पड़ेगा। और न्यायालयों ने निश्चित रूप से, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी कर दिया, ये आमतौर पर भी ट्रेंड देखने में आया कि कोई भी जमानत के लिए गया उसके तुरंत हाईकोर्ट खारिज कर देता है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए। लेकिन कम से कम इन्होंने ईडी को नोटिस जारी किया है। तो निश्चित रूप से न्यायालयों ने, खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया है कि आप ईडी जांच पूरी करने के बजाय विभिन्न आरोपियों को लंबे समय तक गैर कानूनी तरीके से जेल में बनाए रखने के लिए, जुडिशियल कस्टडी बनाए रखने का जो हथकंडा अपनाई है, उसको लेकर के न्यायालय गंभीर है। और यह आम आदमी के लिए भी गंभीर विषय है। कोई भी व्यक्ति किसी भ्रष्टाचारी के पक्ष में नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर उत्पीड़न के ही पक्ष में नहीं है। आप विपक्षी दलों को काम नहीं करने देंगे, कोई तरीका नहीं होता। इसके समय के औचित्य को लेकर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई आरोप बनता है, अगर इनकम टैक्स का कोई आरोप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनता है, तो उसका समाधान केवल चुनाव के मौके पर किया जाएगा। कैसे स्वीकार किया जा सकता है इसको? और कैसे माना जाएगा कि आप कानून के उल्लंघन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? यह तो उस श्रेणी में आएगा कि आप विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से काम नहीं करने देना चाहते। जी जी, बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। ये आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।